नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस लाइव क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की, और जिसमें हम अप्रैल मंथ से सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसकी हर वीक में आपको सैटरडे और संडे को दोनों दिन क्लासें मिलेंगी। और उसमें अपन पूरे जितने भी वीक का करंट अफेयर्स रहेगा 5 दिन का, उसको कवर करने वाले हैं। तो आज बात करते हैं अप्रैल मंथ की पहली क्लास की, और जिसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे हम भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो देखो, भारतीय रिजर्व बैंक का आपने बहुत नाम सुना होगा, और इसके स्थापना दिवस का आप थोड़ा सा भी यदि लॉजिक लगाओ तो इसका आंसर आराम से दे सकते हो, क्योंकि वैसे भी नॉर्मली क्लासों में भी बहुत बार इसका जिक्र हुआ है। तो भारतीय रिजर्व बैंक अपना स्थापना दिवस जो मनाता है वो किस तारीख को मनाता है? 1 अप्रैल को। कब मनाता है? 1 अप्रैल को। अब आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी कि 1 अप्रैल को क्यों मनाता है। क्योंकि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसी वजह से आरबीआई अपना स्थापना दिवस किस तारीख को मनाता है? 1 अप्रैल को। बात करें यदि आरबीआई की, तो आरबीआई की जब स्थापना की गई थी तो कहां पर की गई थी? कलकत्ता में। और ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्थापना कलकत्ता में की गई थी, लेकिन 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां बना दिया गया? मुंबई। तो वर्तमान में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कौन सा है? मुंबई है। कब से? 1937 से। बात करें थी आरबीआई की, तो आरबीआई का बताओ राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949। पहले ये ध्यान रखना, निजी क्षेत्र का था। केंद्रीय बैंक तो था, लेकिन निजी क्षेत्र का स्वामित्व था इस पर। इसको राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि सार्वजनिक भारत सरकार का इस पर कंट्रोल हो जाता है पूर्ण रूप से। कब से? 1949 से। और एक रोचक बात और ध्यान रखनी है कि जून 1948 तक, आजादी के बाद भी जून 1948 तक आरबीआई ने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया। तो जून 1948 में आरबीआई ने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया था। तो ध्यान रखना, पहले भारत और पाकिस्तान एक थे 1947 तक। बाद में 1947 पाकिस्तान क्या हो गया? भारत से अलग हो गया। लेकिन पाकिस्तान के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो अपना इतनी जल्दी केंद्रीय बैंक बना पाता। तो जब तक उसका नया सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं बना था, जो उनका केंद्रीय बैंक है, तब तक आरबीआई ने ही पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया था। कब तक? जून 1948 तक। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1 अप्रैल। आरबीआई अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 अप्रैल। और फटाफट से कमेंट करके बता दो मुझे कि जो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, क्योंकि बहुत बार चर्चा हो चुकी है आरबीआई की वर्तमान गवर्नर। फटाफट से बता दो। तब तक देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा तीवू द्वीप भारत द्वारा 1974 में किए गए एक समझौते के तहत किस देश को सौंप दिया गया था? अब देखो, कच्चा तीवू द्वीप बहुत चर्चा में आ गया है, मीडिया में, समाचार पत्रों में। और क्या कारण है इसके चर्चा में आने का, और आखिर क्यों ये चर्चा में आया, और किसको इसको सौंपा गया था 1974 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा कौन सा? श्रीलंका। किसको सौंपा गया था? ये श्रीलंका को। अब देखो, कच्चा तीवू द्वीप है, ये देखो यहाँ पर आपको ये साउथ इंडिया दिख रहा है, इधर ये आपको श्रीलंका दिख रहा है, ये रामेश्वरम है, इधर ये मन्नार की खाड़ी है, आपको पता है मन्नार द्वीप है, इधर ये मन्नार खाड़ी। तो ये जो ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये लोकेशन, यहाँ पर कौन सा द्वीप है? कच्चा तीवू द्वीप। तो आपसे कोई पूछे कि कच्चा तीवू द्वीप कहाँ पर है? हिंद महासागर में है, बंगाल की खाड़ी कह सकते हो, मन्नार की खाड़ी के पास में पड़ता है, जो भारत ने 1974 में भारत और श्रीलंका के मध्य क्या हुआ था? समझौता। तो 1974 में समझौता होता है किस किस के बीच में? भारत व श्रीलंका, जिसके तहत भारत ने यह द्वीप किसको सौंप दिया था? कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को दिया। और इसमें अभी भारतीय प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था। उन्होंने एक तरह से कांग्रेस को घेरते हुए आरोप लगाए थे कि कांग्रेस ने ये किसको दे दिया? श्रीलंका को दे दिया ऐसे ही।
जबकि नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जो तमिलनाडु के बहुत से जो मछुआरे वगैरह हैं उन्होंने विरोध भी किया था इस चीज का, क्योंकि जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं वो अक्सर यहाँ पर मछली पकड़ने जाते हैं और यहाँ पर वो आराम करते हैं। हालांकि जब समझौता हुआ तो उसमें एक भी बात मेंशन की गई थी कि भारतीय जो मछुआरे हैं वो इस द्वीप तक जा सकते हैं, वहां आराम कर सकते हैं, वहां अपना जाल सुखा सकते हैं, जो मछली पकड़ने का जाल होता है। लेकिन इसका अधिकार भारत ने किसको दे दिया था? श्रीलंका को दे दिया था। यानी कि भारत ने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना उस समय, कि ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और 1974 में जब भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, तब ये समझौता हुआ था। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी ने इसके कचाती हुई द्वीप को लेकर कांग्रेस को घेरा है, इसीलिए किस में आ गया? चर्चा में आ गया है। तो इसलिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इसकी लोकेशन को लेकर पूछा जा सकता है, इस समझौते को लेकर पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में बोडो दोखोना को जीआई टैग दिया गया है। बोडो दोखोना को जीआई टैग दिया गया है। यह बोडो समुदाय द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखना, ये जो बोडो दोखोना है, बोडो दोखोना, ये ध्यान रखना एक क्या है? पारंपरिक वस्त्र। क्या ये? पारंपरिक वस्त्र। और ये ध्यान रखना किसके द्वारा पहना जाता है? बोडो समुदाय की महिलाओं द्वारा। अब थोड़ा सा यदि दिमाग लगाओ तो इसका आंसर कर सकते हो, बोडो समुदाय किस राज्य में ज्यादा रहता है? बोडो समुदाय की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है बोडो दोखोना। और ये ध्यान रखना किस राज्य? अरुणाचल प्रदेश नहीं, असम। किस राज्य में? असम। तो असम राज्य की महिलाओं, क्योंकि बोडो जनजाति आपको पता है असम में बड़ी मात्रा में रहती है, तो बोडो जनजाति के लोगों के द्वारा इसको पहना जाता है, जिसमें सामान्य तौर पर महिलाएं पहनती हैं। इसी को ध्यान रखना क्या दिया गया है? जीआई टैग। अब बात करें यदि किसकी जीआई टैग की, तो देखो जीआई टैग की चर्चा मैं बहुत बार कर चुका हूं। जीआई टैग जो है वो कौन देता है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और जीआई टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए। और सरकार के द्वारा जीआई टैग जो एक्ट पारित किया गया था वो कब पारित किया गया था? 1999 में। जीआई टैग जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? 1999 में। और जीआई टैग ध्यान रखना केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कितने साल के लिए देता है? 10 साल के लिए। पहला जीआई टैग किसको दिया गया था भारत में? दार्जिलिंग की चाय को 2004 में दिया गया था पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को। और किसके द्वारा दिया जाता है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। कौन से अधिनियम के द्वारा दिया जाता है? जीआई टैग अधिनियम 1999 के तहत। सॉरी। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। तो बोडो दोखोना जिसको जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? असम से। चलो आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सीप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो सिप्री ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले लोग अपन ही हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश कौन सा है? भारत। पिछले 5 सालों से 2019 से 24 तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? भारत है। ध्यान रखना सेकंड नंबर पर है यहां पर, ध्यान रखना सऊदी अरब। दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश कौन सा है? सऊदी अरब। और पहला कौन सा है? भारत। तो भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं पिछले 5 साल के दौरान। तो बड़ा प्लान है भारत का, ऐसे ऐसे किसी देश को बख्शेगा नहीं अब।
और तो सभी देशों को सतर्क रहना चाहिए किससे, अपने भारत से, क्योंकि हथियारों के मामले में भारत किसी को भी तमंचे पे क्या करवा सकता है, डिस्को करवा सकता है। इसलिए भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार इकट्ठे कर रहा है, सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है। एक चीज और ध्यान रखनी यहां पे कि भारत सर्वाधिक हथियार किससे खरीदता है? भारत सर्वाधिक हथियार रूस से। तो भारत सर्वाधिक हथियार किससे खरीदता है? रूस। रूस की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देता है भारत, क्योंकि हथियार खरीदेगा तो रूस को क्या मिलेगा? उससे पैसा मिलेगा। तो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार भारत किसी देश से खरीद रहा है, तो किससे खरीद रहा है? रूस से खरीद रहा है। और दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन खरीद रहा है? भारत। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश यदि आपसे पूछ लें तो वो है यूएस, अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा। तो बताओ, हथियार आयातक होना अच्छी बात है या निर्यातक होना? तो निर्यातक कौन है? यूएस है। तो देखो, निर्यातक होना क्योंकि उसके पास खुद के पास इतने ज्यादा हथियार हैं कि दूसरों को क्या कर रहा है? बेच रहा है। अरे अपन दूसरों को सामान कब बेचेंगे? जब अपनी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, बचेगा तभी तो बेचेंगे। अगर हम गेहूं पैदा करते हैं, किसान हैं, तो पहले तो खुद के खाने के लिए रखेंगे, फिर दूसरों को बेचेंगे। तो वो काम कौन करता है? अमेरिका। और इसीलिए अमेरिका दुनिया में कई बार देशों को भी आपस में, अमेरिका चाहता है हमेशा दुनिया में ये युद्ध चलते रहे, मामला ठीक होता है। क्योंकि यूरोप में अभी सिप्री ने रिपोर्ट भी दी है कि यूरोप में हथियारों की जो 55 हथियारों की आपूर्ति 55% जो आपूर्ति है वो किसने की है? अमेरिका ने। अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध होने की वजह से यूरोप के बाकी देशों में डर फैल गया कि हो सकता है जैसे यूक्रेन के ऊपर हमला किया गया अपने ऊपर भी कर दें, इसलिए पहले अपन क्या कर लें? सुरक्षा कर लें। अरे वही बात है, पड़ोसी के घर पे कोई बंदूक चला गया, भाग गया वहां से, तो फिर आसपास के लोग भी सोचेंगे कि भाई अपने ऊपर भी कोई हमला कर सकता है, तो अपन भी क्या खरीद के रख लेते हैं बंदूक पहले से, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। तो अमेरिका यही काम करता है अपना बिजनेस चलाने के लिए। इस दुनिया में बिजनेस कब चलता है? कोई भी चीज तब चलेगी जब किसी को पहले तो डर दिखाओ और फिर उसका क्या बताओ? इलाज। तभी धंधा चल सकता है, चाहे कोई भी चीज देख लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित भारत रत्न, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, केंद्र सरकार ने पहले घोषित कर दिए थे लेकिन अभी दिए गए हैं। फोटो देखा होगा आपने, लालकृष्ण आडवाणी को द्रौपदी मुर्मू दे रही थी, पास में मोदी जी बैठे हुए थे, फोटो अभी 3-4 दिन पहले अखबार में छपा था। तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित, उसमें विवाद भी हुआ था कि राष्ट्रपति खड़ी हैं और प्रधानमंत्री क्या है? बैठा है। देखो एक्चुअल में क्या है कि किसी को सम्मान बैठे बैठे नहीं दिया जा सकता, सम्मान देने के लिए खड़ा होना पड़ता है। उसको भी कुछ लोगों ने, कांग्रेस के कुछ लोगों ने उस फोटो को लिया और वायरल किया कि देखो मोदी जी बैठे हैं, राष्ट्रपति खड़ी हैं, तो सम्मान देना है तो खड़ा होना ही पड़ता है। तो कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित भारत रत्न हाल ही में वितरित किए गए निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न नहीं दिया गया? तो देखो भारत रत्न दिए गए हैं, अब 5 लोगों को भारत रत्न दिए गए हैं। 4 तो ये नाम दिख रहे हैं आपको, अरे 4 नाम दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? कर्पूरी ठाकुर है, एम.एस. स्वामीनाथन है, चौधरी चरण सिंह है, लालकृष्ण आडवाणी। 5वां और रख देता हूं यहां पर, और पीवी नरसिम्हा राव जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो इन 5 लोगों को भारत रत्न दिए गए। इससे पहले अब तक कितने भारत रत्न मिल चुके थे? 48। अब तक कितने भारत रत्न दिए जा चुके थे? 48। और इससे पहले जो अंतिम दिए गए थे, कब दिए गए थे? 2019 में। 2019 में 3 लोगों को दिए गए थे, प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका को। तो इन 3 लोगों को कब दिया गया था? 2019 में। और 2019 में भारत रत्न प्राप्त करता जो लोग थे उनकी संख्या कितनी हो गई थी? 48। अब कितने लोगों को दे दिया गया है? 5। तो 48 + 5 बराबर कितना होता है? 53। तो अब आपको भारत रत्न प्राप्त करता पूछ लिए जाए तो कितना करोगे? 53। और पहले पूछ लिए जाए तो कितने थे? 48। तो अब कितने हो चुके हैं? 53 लोगों को, क्योंकि 5 और ऐड हो गए हैं। कर्पूरी ठाकुर ध्यान रखना, बिहार के पूर्व क्या है? सीएम है। स्वामीनाथन, इसको कौन नहीं जानता है?
हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के क्या थे, जनक थे। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा लालकृष्ण आडवाणी पूर्व उप प्रधानमंत्री, और नरसिम्हा राव ये क्या है, पूर्व प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखना, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा पूर्व प्रधानमंत्री हैं, लालकृष्ण आडवाणी पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं, स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं, और कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व क्या थे, सीएम थे। तो इस प्रकार से इन 5 लोगों को दिया गया है। अब इन पांच में से ध्यान रखना, कर्पूरी ठाकुर इनको मरणोपरांत मिला है। एमएस स्वामीनाथन को भी रेड वाले मतलब मरणोपरांत, चौधरी चरण सिंह को भी मरणोपरांत, पीवी नरसिम्हा राव को भी मरणोपरांत। इनमें से जीवित कौन है? इसीलिए फोटो उन्हीं के साथ तो द्रौपदी मुर्मू का वायरल हुआ था। तो लाकर इन 5 में से एक मात्र व्यक्ति है जिसको जीवित रूप से क्या मिला था, भारत रत्न। बाकी चारों को क्या कैसे मिला है, मरणोपरांत, यानी कि चारों का क्या हो चुका है, निधन। तो ये है भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, कोई पूछे तो? भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। और पहला भारत रत्न किसको मिला था? सी राजगोपालचारी। 1954 में हालांकि 3 लोगों को भारत रत्न दिए गए थे, उसमें सी राजगोपालचारी थे, सीवी रमन थे, और इसके अलावा एस राधा कृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति बने थे। तो शुरुआत 1954 में हुई है। अब तक 53 लोगों को मिल चुका है अभी ये। और अभी इन 5 लोगों को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, 5 नाम जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा इनका। तो ये थी भारत रत्न की बात। आगे चलते हैं, अगला है प्रश्न नंबर 6। हाल ही में हिंद महासागर में भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन संकल्प के माध्यम से किस देश के जहाज को समुद्री लुटेरों से बचाया? तो कौन से जहाज को समुद्री लुटेरों से बचाया था भारतीय नौसेना ने? और उसके लिए एक ऑपरेशन भी चलाया गया था, कौन सा? ऑपरेशन संकल्प। और उस जहाज का नाम था अलकंबार। जहाज का नाम भी ध्यान रखना हो, अलकंबार। तो अलकंबार जो जहाज है वो किस देश का था? ईरान। किस देश का था? ईरान। तो ध्यान रखना, भारतीय नौसेना का कौन सा ऑपरेशन, याद रखना, ऑपरेशन संकल्प। कहां चलाया गया? हिंद महासागर। तो अलकंबार ध्यान रखना, ईरान का जहाज। ईरान का जहाज था जो कहां पर था? अरब सागर में। अरब सागर जो हिंद महासागर का हिस्सा है, तो अरब सागर में। और इसमें ध्यान रखना 23 पाकिस्तानी भी सवार थे, उनको भी किसने बचाया है? भारतीय नौसेना ने। तो गर्व होना चाहिए पाकिस्तानियों को कि भारतीय नौसेना ने उनको क्या किया? बचाया। क्योंकि इस जहाज को समुद्री लुटेरों ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था इस पे। क्योंकि हिंद महासागर में जो लाल सागर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है ना, यमन की जो खाड़ी है उसके नीचे, उधर आपको पता है स्वेज नहर से होते हुए, लाल सागर से होते हुए यूरोप की तरफ बहुत जहाज आते जाते हैं। इसलिए वहां पे सोमालिया के समुद्री लुटेरे बहुत फेमस हैं। सोमालिया जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, उधर सीमा लगती है उसकी अरब सागर से। तो उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया था जहाज पर, और भारतीय नौसेना ने इसको छुड़ाया था, अलकंबार जहाज को। तो बहुत बड़ा ये उपलब्धि थी भारतीय नौसेना की। इस जहाज का नाम था अलकंबार, जो कहां का था? ईरान का। और इसमें 23 पाकिस्तानी नागरिकों को भी भारत ने बचाया। नेक्स्ट है, हाल ही में सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ट्रस्ट द्वारा किसे अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है भारत का, उसके द्वारा कौन सा पुरस्कार? अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार दिया गया है। तो किसको दिया गया है ये? मीना चरंदा को। किसको दिया गया है? मीना चरंदा को, जो दिल्ली की एक प्रोफेसर हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? मीना चरंदा को। नोट कर लीजिएगा। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना। सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, जो किसको दिया गया है? मीना चरंदा। तो पुरस्कार में नाम ही पूछे जाते हैं ज्यादातर, ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय, और ये बाजीराव नहीं है, ये बाजरा है। तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023, बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहां आयोजित किया गया? तो इसका समापन समारोह कहां आयोजित किया गया? रोम। रोम कहां पर है? इटली में। तो कहां पर आयोजित किया गया? रोम, इटली। देखो, मैंने पहले भी करंट अफेयर्स में चीज पढ़ाई थी आपको कि 2023 को क्या घोषित किया गया था? अंतरराष्ट्रीय बाजरा दिवस, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया गया था। किसको? 2023 को। और अब उसका समापन समारोह आयोजित किया गया कहां? रोम। अब रोम में क्यों? रोम में एक इंपोर्टेंट संगठन है, आपको पता हो, अंतरराष्ट्रीय संगठन, जो किसके अधीन काम करता है? यूएनओ का एक संगठन है, जो कौन सा है? खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1945। तो बड़ा इंपोर्टेंट संगठन है ये। तो अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का जो समापन समारोह है वो कहां पर आयोजित किया गया है? इटली, रोम में। और इटली, रोम में इसलिए क्योंकि यहीं पर विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का क्या है? मुख्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। पूछा जाता है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्टारगेट एआई सुपर कंप्यूटर, यह भी बड़ा चर्चा में रहा है। स्टारगेट एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने हेतु किसके साथ समझौता किया गया है? तो किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए? स्टारगेट एआई सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए समझौता किसके साथ किया गया है? चैट जीपीटी। किसके साथ किया है? चैट जीपीटी। उसके साथ ध्यान रखना, $100 बिलियन का समझौता किया है। बहुत ज्यादा है ये, $100 बिलियन का समझौता किया है। तो किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। किसके साथ किया है? चैट जीपीटी के साथ। क्या बनाने के लिए? एआई सुपर कंप्यूटर, जिसको क्या नाम दिया है? स्टारगेट। तो अब ध्यान रखना, एआई पे दुनिया में बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, और इस कंप्यूटर का नाम भी रखा है स्टारगेट एआई सुपर कंप्यूटर। और ये कितने रुपए का समझौता था? $100 बिलियन का। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम त्रिसेवा रक्षा स्टेशन कहां स्थापित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है मुंबई। त्रिसेवा इसलिए क्योंकि ये भारत की 3 सेनाओं के मध्य है, यानी कि भारत की एक तो जल सेना, थल सेना और वायुसेना। तो भारत की 3 सेनाओं के मध्य एक तरह से एकीकृत क्या है ये? कमांड सेंटर। 3 सेनाओं के मध्य एक एकीकृत क्या है ये? कमांड सेंटर है। और ये जो कमांड सेंटर है, इसका मुख्य उद्देश्य है तीनों सेनाओं में समन्वय स्थापित करना। तीनों सेनाओं में समन्वय स्थापित करना। तो इसे क्या नाम दिया गया है? त्रिसेवा रक्षा स्टेशन। भारत का पहला, इंपॉर्टेंट बात है, कहां स्थापित किया गया है? मुंबई में स्थापित किया गया है। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज के लिए अपन ने। तो फिर से बात करेंगे अपन अप्रैल मंथ की, और भी प्रश्न लेके आएंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। ठीक से इनको प्रॉपर इनके नोट्स बनाने हैं, अच्छे से लिखना है इनको। अगर स्पीड ज़्यादा है तो मुझे कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा कि स्पीड ज़्यादा रही है, तो ताकि उसमें आपके कमेंट के अनुसार आगे सुधार किया जा सके। और लगातार अभी क्लासें रहेंगी तो उनके प्रॉपरली नोट्स तैयार करने हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।